हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं दिलीप मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो कि एक विस्तृत चैप्टर है, ठीक है, लेकिन हम इसको कई भागों में इसका अध्ययन करेंगे। तो अभी हमने इसमें से 4 पॉइंट लिए हैं पर्यावरण से, जिसका हम अध्ययन आज हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है पारिस्थितिकी, ठीक है। पर्यावरण के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट जो आता है पारिस्थितिकी। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन परिभाषा जानते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है, यानी कि इकोलॉजी क्या है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम जानते हैं, क्योंकि दरअसल ये कुछ सब्जेक्टिव पेपर में भी आता है, जैसे कि 10th क्लास में यूपी बोर्ड के 10th एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों तथा उनके वातावरण के मध्य मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिकी क्या है? तो इसमें लिखेंगे पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों तथा उनके वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये पारिस्थितिकी है। इसके बाद में हम पारिस्थितिकी से और कुछ पॉइंट जान लेंगे कि पारिस्थितिकी की संकल्पना, पारिस्थितिकी शब्द की संकल्पना, ठीक है। यानी पारिस्थितिकी शब्द की संकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसमें आपको याद रखना है अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। क्या रखना है? अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द की संकल्पना की थी। देखिए, एक शब्द इसमें एक और वैज्ञानिक का नाम आता है रेटर, ठीक है, रेटर, ठीक। अगर दोनों ऑप्शन में है तो रेटर सही माना जाएगा। सर्वप्रथम रेटर ने किया था, लेकिन रेटर पूछा नहीं जाता है एग्जाम में ज्यादातर, तो आप अर्नेस्ट हैकेल याद रखेंगे। पारिस्थितिकी शब्द की संकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? तो अर्नेस्ट हैकेल ने की थी, ठीक है। और इसके बाद में अगला पॉइंट अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी। देखिए, ये जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी एक विस्तृत स्वरूप है, ठीक है, पर्यावरण का विस्तृत स्वरूप है। और जो पारितंत्र है, ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है, यानी कई पारितंत्र मिलकर के पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हम पारितंत्र, इकोसिस्टम, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? पारितंत्र या इकोसिस्टम। देखिए, ज्यादातर पर्यावरण में हमें पारितंत्र का ही अध्ययन करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र है और यहाँ पे हमने पारितंत्र लिखा हुआ है। तो देखिए, दोनों एक ही शब्द है। पारिस्थितिकी और पारितंत्र में पारितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसका शॉर्ट रूप हम इसमें इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम बोल रहे हैं, अगर आपको लिखना है तो इसमें क्या है कि भौतिक तंत्रों, ठीक है, जो हम देख रहे हैं, भौतिक तंत्रों में जैविक तथा अजैविक घटक, ठीक है, भौतिक तंत्रों में जैविक तथा अजैविक घटक के मध्य संबंधों का अध्ययन, ठीक है। ठीक है, भौतिक तंत्र ये है जो चीजें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, और जैविक मतलब जो जीवित है, और अजैविक मतलब जो जिनमें जीवन नहीं है, ठीक है, अजैविक कहलाते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जब इसकी पारितंत्र की परिभाषा है। चलिए, इसके बाद में हम लिख लेते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं, पारितंत्र की संकल्पना। देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पारितंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे A.G. टांसले। इसमें आपको क्या रखना है? A.G. टांसले। पारितंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने की थी? तो A.G. टांसले, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। A.G. टांसले आपको याद रखना है। एक तो अर्नेस्ट हैकेल पारिस्थितिकी की और पारितंत्र की संकल्पना A.G. टांसले ने की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट देखिए क्या है, पारितंत्र के घटक, ठीक है, पारितंत्र के घटक ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। देखिए, पारितंत्र के घटक 2 हैं। अगर आपसे पारितंत्र का घटक पूछा जाए तो आपको मेन 2 याद रखना है, ठीक है। एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक,
ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक में हमें दो पढ़ने हैं, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पारतंत्र के कितने घटक होते हैं तो आपको दो ही बताना है, एक तो जैविक और दूसरा अजैविक। ठीक है, अगर अजैविक घटक में आपसे पूछा जाए तो दो प्रकार के, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। देखिए कार्बनिक में क्या क्या आ जाएगा, कार्बनिक में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बन पाया जाता है, वसा और प्रोटीन, इतना मेन है इसमें। ठीक है, अकार्बनिक में क्या आ जाएगा, खनिज, जल, वायु, मृदा आदि बहुत है इसमें से। ठीक है, इसमें भी कुछ और है लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अजैविक घटक में इतने आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब जैविक में देख लेते हैं हम, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा। जैविक में क्या है, देखिए जैविक में क्या है, जैविक में पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। ठीक है, देखिए उत्पादक क्या है और उपभोक्ता। उपभोक्ता में तीन टाइप के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तीनों टाइप को पढ़ना है कि ये क्या होते हैं। देखिए पहले तो उत्पादक पढ़ लेते हैं। उत्पादक क्या है, देखिए उत्पादक किसे कहते हैं, देखिए वह जीव, ठीक है, वह जीव जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश तथा जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, वह उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, ठीक है, सभी पेड़ पौधे, ठीक है, ये प्रकाश की उपस्थिति में जल और क्लोरोफिल से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, शैवाल, ये भी उत्पादक में आएंगे, और फाइटोप्लैंक्टन। देखिए फाइटोप्लैंक्टन क्या है, ये भी शैवाल है। ठीक है, जो कि मेन समुद्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और लगभग पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 50% ऑक्सीजन जो है वो फाइटोप्लैंक्टन से हमको मिलती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी ऑक्सीजन हमें मिल रही है उसका 50% कहां से आ रही है, समुद्र से आ रही है, और वो भी किससे आ रही है, फाइटोप्लैंक्टन से आ रही है, जो कि किसमें आते हैं, उत्पादक में आते हैं। ठीक है, अब ये जलीय पारतंत्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि हम इसके टाइप में प्रकार में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी, यानी ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं, ये खुद पे ही निर्भर होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम उपभोक्ता को पढ़ेंगे। उपभोक्ता में तीन टाइप है, इसमें पहले तो प्राथमिक पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्लियर कर देते हैं। इसमें देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, देखिए पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं कि किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि वह जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं या पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे कि शाकाहारी जीव, हिरन, गाय, भैंस आदि। ठीक है, इसमें कुछ मनुष्य भी आ जाएंगे जो शाकाहारी मनुष्य हैं। ठीक है, वह भी इसमें आ जाएंगे। ठीक, शाकाहारी मनुष्य और जितने भी शाकाहारी जीव हैं जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं या इनके द्वारा जो अनाज होते हैं उन पे आश्रित होते हैं, यानी जो मांसाहारी नहीं होते हैं, जो पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं, वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब द्वितीय उपभोक्ता को देखते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या होगी, देखिए वह जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता या उत्पादक पे, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता या उत्पादक पे निर्भर होते हैं, कुछ कंडीशन में उत्पादक पे निर्भर होते हैं, उन्हें हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि लोमड़ी, बिल्ली और मनुष्य। देखिए मनुष्य क्या है, मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता में भी आ रहा है और द्वितीय उपभोक्ता में भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप अगर है तो द्वितीय उपभोक्ता मानेंगे, अगर दोनों है तो दोनों सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी है। ठीक है, मांसाहारी भी है, यानी द्वितीय उपभोक्ता में भी आता है और प्राथमिक उपभोक्ता में भी आता है। और कह सकते हैं जो निम्न कोटि के मांसाहारी जीव होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में रखे जाते हैं। निम्न कोटि मतलब जो निम्न कोटि के मांसाहारी होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो वह जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। ये उच्च कोटि के मांसाहारी होते हैं। ठीक है, ये उच्च कोटि के मांसाहारी होते हैं। ठीक है, ये उच्च कोटि के मांसाहारी होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या कौन से जीव आ जाएंगे, जैसे कि शेर, बाघ,
पक्षी में आ जाएगा चील, बाज, मोर, ठीक है। और जलीय पारतंत्र में आ जाएगा बड़ी मछली, बड़ी मछलियां जैसे कि शार्क हैं जलीय पारतंत्र में, ये आ जाएंगे। ये उच्च कोटि के मांसाहारी होते हैं, ठीक है। इतने हो गए। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं अपघटक किसे कहते हैं, ठीक है। अपघटक किसे कहते हैं, देखिए ये क्या करते हैं, जो उत्पादक हैं और उपभोक्ता है, ये इनकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो ये अपघटक क्या करते हैं, इनको सड़ाने का काम करते हैं और इनका अमोनीकरण करके ये पुनः इनको अजैविक घटक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अपघटक यानी कि इनकी जो इनके मर जाने के बाद में, इनकी डेथ हो जाने के बाद में इनका अमोनीकरण करते हैं और इनको अजैविक घटक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से इनको पर्यावरण का, अपघटक को पर्यावरण का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि पर्यावरण का सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है, तो अपघटक को कहा जाता है, ठीक है। और अपघटक से और पॉइंट याद रख लेना है, इसमें अपघटक करता होते कौन है, जीवाणु तथा कवक, ठीक है। देखिए जीवाणु बैक्टीरिया को कहते हैं और कवक फंगी को कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये क्या करते हैं, ये इनके जो मरने के बाद, इनकी डेथ के बाद इनको सड़ाने का काम करते हैं और उसको कन्वर्ट कर, अमोनीकरण करके इनको अजैविक घटक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अपघटक जो होते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं अब हम पारितंत्र के प्रकार, यानी टाइप, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज इसमें से इंपॉर्टेंट है, इसको आप इससे ऑब्जेक्टिव आप जरूर बनाएं और जिनका एग्जाम सब्जेक्टिव है वो भी इसको अच्छे से तैयार करें, ठीक है। चलिए देखिए पारितंत्र के प्रकार। ठीक है, देखिए पारितंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें से टाइप बढ़ते जाएंगे, कृत्रिम पारितंत्र और प्राकृतिक पारितंत्र। देखिए यहाँ पे मेन तो आपको पढ़ना प्राकृतिक पारितंत्र ही है। कृत्रिम पारितंत्र का जो स्वरूप है बहुत छोटा है और प्राकृतिक पारितंत्र का स्वरूप बहुत बड़ा है। देखिए पारितंत्र से तात्पर्य क्या है, हमने बताया था कि जैसे मान लेते हैं अगर एक समुदाय है, जैसे कि तालाब है और तालाब में रहने वाली मछलियां, ठीक है। तो मछलियों का जो पारितंत्र हो जाएगा वो पूरा क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक पेड़ है, ठीक, और पेड़ पे जो रहने वाले पक्षी हैं, उस पे कीट हैं और जो गिलहरियां हैं, बहुत से जीव हैं, तो उनका पारितंत्र हो जाएगा पेड़, ठीक है। तो पेड़ एक अपने आप में एक पारितंत्र है और तालाब भी अपने आप में एक पारितंत्र है। और जैसे कि समुद्र है और समुद्र में रहने वाले जीव, तो वो उन जीवों के लिए समुद्र पारितंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसमें कृत्रिम पारितंत्र में क्या आ जाएगा, एक तो मैंने आपको धान का खेत याद रखना है, धान का खेत या केवल खेत ही अगर ऑप्शन में है तो ये याद रखना। मेन पॉइंट आपको याद रखना है, कुछ अभ्यारण्य होते हैं, इसमें अभ्यारण्य भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें तालाब, समुद्र, वन, घास का मैदान, ठीक है। ये सब पारितंत्र के उदाहरण हैं, ठीक है। इसमें आपको एक मेन पॉइंट याद रखना है कि सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, सबसे बड़ा पारितंत्र, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है समुद्र, ठीक है, या महासागर। सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, समुद्र या महासागर है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और याद रख लेना है कि जब दो पारितंत्र, ठीक है, इतने पारितंत्र हैं, जब दो पारितंत्र कहीं पे एक जगह पे आ जाते हैं, जैसे एक पारितंत्र यह है जो है घास का मैदान है और दूसरा पारितंत्र है जो ये वन है। दूसरा पारितंत्र क्या है, वन है। यदि इन दोनों के बीच में कुछ पार्ट उभयनिष्ठ आ जाता है, जैसे कि घास और वन दोनों मिक्स हो जाते हैं एक में ही, यानी उभयनिष्ठ हो जाते हैं, तो इस वाले जो उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन हो जाता है पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इकोटोन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इकोटोन कहते हैं। अगर कहीं घास का मैदान और वन दोनों एक साथ पड़ जाते हैं और उसमें कुछ पार्ट एक दूसरे में आ जाता है, यानी उभयनिष्ठ हो जाता है कि इसमें घास और वन दोनों आ जाते हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं इकोटोन कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको आज के वीडियो में पढ़नी है, ठीक है। इसके आगे भी काफी ज्यादा पारितंत्र से रिलेटेड वीडियो आएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।